हेलो, नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ इतिहास का चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। अभी तक हमने पूरी डेट्स कवर की थी जो जो इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद आज हम आपको टॉपिक वाइज क्लियर कराएंगे। सबसे पहले क्या है, आपको समझना चाहिए कि राष्ट्रवाद ये शब्द क्यों लिया गया है, राष्ट्रवाद क्या होता है। तो अपने जो राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना होती है वो क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। ये कहाँ से लिया गया है, ये यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद हुआ था। तो ये धारणा कहाँ से ली गई है, यूरोप से ली गई है। पहला विश्व युद्ध यहाँ से स्टार्ट करते हैं, खिलाफत और असहयोग, यहाँ से हमारे भारत में राष्ट्रवाद का शुरुआत हुई थी। क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक चला हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने क्या डील की थी भारत से कि आप हमारे साथ, आप यदि हमारा साथ देंगे तो हम आपका स्वदेश छोड़कर अपने देश चले जाएंगे, यानी आपको स्वदेश वापस लौटा देंगे। इसमें क्या हुआ था, सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह क्या होता है, यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता होता है। सत्याग्रह से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सत्य के लिए आग्रह। तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ, सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। किस पे बल दिया, सत्य पर बल दिया। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। अहिंसा के माध्यम से ही एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ, महात्मा गांधी ने सन 1915 में तो वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका में। क्यों गए थे, क्योंकि वहाँ पे वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो भारत से विदेश गए होते। गांधी जी के जन आंदोलन की उपासना पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहले चंपारण 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। 1917 में खेड़ा गुजरात के किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने व प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने के हालत में नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, अहमदाबाद गुजरात में 1918 में कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया। रॉलेट एक्ट 1919 में, रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान किया गया था। किसमें, रॉलेट एक्ट के मुताबिक। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था कि भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करना। रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था, क्योंकि ये भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया, भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया था। रॉलेट एक्ट क्या था, इसमें जो लोग यदि अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रच रहे हैं या अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको बिना अपील बिना दलील के किस जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये था रॉलेट कानून। इसको किस नाम से जाना गया, भारतीयों ने क्या नाम दिया, काला कानून कहकर पुकारा गया। इसके परिणाम क्या हुए, 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। विभिन्न शहरों में रैली व जुलूस हुए। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों को हड़ताल हुई, दुकानें बंद कर दी गई थी। किसमें, रॉलेट एक्ट में। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले हुए थे। इसमें रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसके आगे क्या होता है, रॉलेट एक्ट 1919 विस्तार से समझते हैं। इसको विस्तार से तो समझ लिया, आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 10 अप्रैल 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटती है। ये क्या था, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण दमनकारियों पर गोली चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथ में सौंप दी। किसके हाथों में, जनरल डायर के हाथों में। जनरल डायर कौन था, अंग्रेजों का प्रमुख था। ये मार्शल लॉ क्या था, मार्शल लॉ एक कानून था जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पे लागू किया जा रहा था। इसमें क्या प्रावधान था कि कोई भी कहीं पर भी अपने मन मर्जी से सभा आयोजित नहीं कर सकता है, ये इसका प्रावधान था। जलियांवाला बाग में दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी।
ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने का रास्ता क्या था, संकीर्ण था। वहाँ पे एक ही रास्ता था जो कि कैसा था, जो कि क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा वो रास्ता क्या कर लिया गया था, बंद कर दिया गया था। अब लोग कहाँ से निकलेंगे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोली चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इससे चारों तरफ हिंसा ही फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाह रहे थे। कौन से आंदोलन को वापस ले लिया था उन्होंने? महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। कौन से आंदोलन? जो रॉलेट एक्ट के कानून के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था, उस आंदोलन को उन्होंने क्या वापस ले लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव, भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए थे। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला होने लगे। आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता। रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाएं। खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का भी आध्यात्मिक नेता भी था। कौन था? खलीफा। खलीफा कौन था? इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक कौन था? नेता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई और यह अफवाह फैल गई कि तुर्की पर अब अपमानजनक संधि थोपी जाएगी और इस संधि का क्या प्रावधान था कि खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। जो वहाँ के मुस्लिम व्यक्ति थे वो क्या सोच रहे थे कि अब खलीफा का पद हटाने वाले हैं अंग्रेज लोग, इसलिए क्या किया था, अली बंधुओं के द्वारा ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये आंदोलन खड़ा होगा तो इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों साथ मिलकर इसमें लड़ाई लड़ेंगे, जिससे उनके जो सत्याग्रह है उसकी जो उन्होंने वो रखी हुई थी, नींव रखी हुई थी, वो क्या कह रहे थे कि यदि मुस्लिम अलग आंदोलन करेंगे, हिंदू अलग आंदोलन करेंगे तो फिर ये धर्म के नाम पे अलग अलग विभाजन हो जाएगा। इसलिए वो क्या सोच रहे थे कि एकजुट होकर ये आंदोलन का शुभारंभ किया जाए। हिंदू स्वराज ये क्या थी? गांधी जी के द्वारा एक ये लिखित पुस्तक थी जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने ही उनके सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण ही अंग्रेज हुकूमत करते रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर अंग्रेजों ने हम पे शासन किया है तो भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया और सहयोग के कारण ही अंग्रेज हम पे क्या कर पाए, हुकूमत करते रहे हैं। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगा और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत में छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वीडियो बनना। इसके बाद असहयोग आंदोलन के कारण प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण, अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट का पारित होना, कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। इसमें क्या हो रहा था कि जो महात्मा गांधी थे तो और वो लोग थे तो वो क्या कर रहे थे, जो सरकार के द्वारा उपाधियां दी गई थी उनको क्या कर रहे थे, वापस कर रहे थे। सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का क्यों? क्योंकि जो विदेश से वस्तुएं आ रही थी वही लोग खरीद रहे थे, उन्हीं से उनकी क्या चल रही थी, आजीविका चल रही थी। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन सितंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में। आंदोलन के भीतर अलग थलग धाराएं क्या थी? असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। विभिन्न सामाजिक समूह ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं अलग अलग थी। उनकी आकांक्षाएं स्वराज नहीं थी, लेकिन उनकी आकांक्षा क्या थी? सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न भिन्न था।
प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। उन्होंने क्या समझा कि यदि स्वराज आएगा तो जो हमारी मुसीबतें हैं, जो अंग्रेज हम पे अत्याचार करते हैं, वो सब क्या हो जाएगी, वो सब नष्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कैसे होती है? तो फरवरी 1922 में एक घटना घटती है जिसमें महात्मा गांधी अपने आंदोलन वापस ले लेते हैं। वो घटना कौन सी थी? वो घटना थी चौरी चौरा हत्याकांड। कौन सी थी? चौरी चौरा की हिंसक घटना थी। ये चौरी चौरा की घटना क्या थी? तो इसको भी हम विस्तार से पढ़ते हैं। फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन शुरू किया? नो टैक्स आंदोलन। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने क्या किया? गोलियां चला दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पे क्या किया? हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा में हुई थी। अब ये हिंसक हो गई, लेकिन जो गांधी जी हैं वो किसके पुजारी हैं? अहिंसा के पुजारी हैं। इसलिए गांधी जी क्षुब्ध होकर उन्होंने अपना क्या किया? जो असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया हुआ था, कब चलाया था? 1920 में। उसको उन्होंने कब वापस ले लिया? 1922 में। अब क्या हुआ? सविनय अवज्ञा की ओर इनका ध्यान केंद्रित हुआ। तो 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा था। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे और राज्यों के काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेने चाह रहे थे। इसके बाद क्या होता है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? कि ये ऐसा कमीशन था जो किसके द्वारा गठित किया गया था? भारत में संविधान व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए गठन किया गया था। ये 1928 में आया था। भारत क्यों आया था? कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया। क्यों किया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा हुआ था? दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया था। जो हमारा संविधान था वो कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के लागू हो गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। इसका यही रीज़न था कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें क्या की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांगे की गई थी और इसमें ये शर्त रखी गई थी कि हम अपना संविधान जो है वो 26 जनवरी के दिन ही लागू करेंगे। तो यही रीज़न था कि 26 नवंबर को स्टार्ट ना होकर 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्या किया गया? लागू किया गया था। नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन, ये क्या था कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि नमक जो मनुष्य होते हैं उनकी दैनिक आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। नमक के बिना कोई भी, आप खाना पकाते हो, कोई भी कार्य नहीं हो सकता है नमक के बिना। तो नमक कर क्या था? तो जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। ये मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी, क्योंकि सभी मनुष्य नमक का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या थी? नमक कर को खत्म करने की थी। गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं क्या थी? 5 मई 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, पुलिस द्वारा किए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए और नमक पर लगाए सभी कर हटा दिए जाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका होती है? तो औरतों ने भी बहुत बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर जाती थी। उन्होंने जुलूस में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। कई महिलाएं जेल भी गईं। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व समझा था। 1932 की पूना संधि क्या थी? तो इसमें दलित वर्ग, जो दलित वर्ग थे या अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता था, तो को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। ये किसके मध्य हुआ था? गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था।
यहाँ से वीडियो समाप्त होता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमने आपको ये क्लियर करा दिए। यदि आपको हमारा वीडियो हमारा समझ में आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि वो भी हमारा वीडियो देखें और कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक यदि पेपर में आ जाता है तो आप आसानी से कर लेंगे। और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो